दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महान मगध साम्राज्य के उदय के बारे में। उत्तर वैदिक काल के अंत में भारतीय समाज के फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सोशल स्टेटस में काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी और काफ़ी सारे छोटे छोटे जनपदों ने आपस में मिलकर 16 महाजनपदों का निर्माण किया। इन 16 महाजनपदों में से अवंती, वत्स, कौशल और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभर कर आए। इन सभी में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी थी। इनके बीच पॉलिटिकल स्ट्रगल और अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशनिज्म का दौर शुरू हुआ। इसमें मगध अपने सभी प्रतिद्वंदी महाजनपदों को पछाड़कर सबसे इन्फ्लुएंशियल और शक्तिशाली महाजनपद उभर कर आया। आइए जानते हैं मगध के उत्कर्ष की कहानी आगे वीडियो में। मगध के उदय का कारण। किसी भी क्षेत्र का उसके विकास के लिए आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना बहुत जरूरी होता है और मगध महाजनपद के अपने प्रतिद्वंदी महाजनपदों से आगे निकलने का कारण उसकी आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना था, क्योंकि मगध में सरप्लस उत्पादन होता था। यानी जब किसी क्षेत्र ने जो भी उत्पादन किया हो, जब वह उत्पादन उस क्षेत्र की आवश्यकता को पूरी करने के बाद भी बचे, तो उस बचे उत्पादित सामग्री को सरप्लस उत्पादन कहा जाता है। इस सरप्लस उत्पादन को आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद बेचकर मगध महाजनपद ने बहुत धन कमाया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई। क्योंकि मगध का क्षेत्र बहुत सारी नदियों के बीच स्थित था, इसलिए वहाँ की मिट्टी जलोढ़ और उपजाऊ थी, जिससे खेती को बहुत सहायता मिलती थी और अच्छा उत्पादन किया जाता था। इन नदियों के माध्यम से जल मार्ग के द्वारा व्यापार भी आसानी से किया जाता था और इस क्षेत्र में जंगली लकड़ियां भी बड़ी मात्रा में प्राप्त होती थी, जिससे मगध में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ करता था, जैसे कि रथ आदि, और उसका व्यापार भी किया जाता था। मगध राज्य उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनकर उभरा। इससे मगध की काफ़ी आर्थिक उन्नति होती चली गई। इसके अलावा मगध के शासक राज्य के कृषकों, मजदूरों और व्यापारियों पर टैक्स लगाते थे। इससे मगध के राजकोष की आय में काफ़ी वृद्धि हुई। इस धन से मगध के शासक बिंबिसार ने अपनी स्थायी और शक्तिशाली सेना का गठन किया। उस समय भारत में मगध ही एक ऐसा पहला राज्य बना जिसके पास स्थायी सेना थी। मगध में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र भी आता था, जहाँ से काफ़ी मात्रा में लोहे के उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त होता था। मगध का इस लोहे के कारण बहुत विकास हुआ, जिससे वे अपने औजार और युद्ध सामग्री का निर्माण करते थे। साथ ही मगध के जंगलों से हाथियों को पकड़कर युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता था, जिस कारण मगध के शासकों को युद्ध जीतने में काफ़ी सहायता प्राप्त होती थी। इसके अलावा मगध साम्राज्य में एक के बाद एक शक्तिशाली राजवंशों ने शासन किया। हर राजवंश के शासकों ने अपनी योग्यता और काबिलियत से मगध साम्राज्य को उत्थान के मार्ग पर ले गए। मगध में शासन कर रहे राजाओं द्वारा अच्छा प्रशासनिक ढांचा बनाया गया और अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसके फलस्वरूप मगध के राजनीतिक स्तर में भी बहुत विकास हुआ। मगध साम्राज्य में आर्यों और अनार्यों की सभ्यता का अद्भुत मिश्रण हुआ, जिसके कारण वहाँ उदारता और समन्वय का वातावरण बना। तत्कालीन मगध साम्राज्य में ब्राह्मण और शूद्र आपस में मिल सकते थे। क्षत्रिय शूद्र कन्याओं को अपने रानीवास में रख सकते थे। इसी उदारता के वातावरण के कारण मगध में बौद्ध और जैन धर्म का उत्थान हुआ। इस कारण मगध एक महान साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध के राजवंश। मगध साम्राज्य पर कई राजवंशों ने राज किया है। पुराणों के अनुसार बृहद्रथ राजवंश को मगध महाजनपद का पहला राजवंश माना जाता है। बृहद्रथ के द्वारा इस राजवंश की शुरुआत बताई गई है। महाभारत में बृहद्रथ के पुत्र जरासंध का उल्लेख मगध के राजा के रूप में मिलता है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार हर एक राजवंश को मगध साम्राज्य का प्रथम वास्तविक राजवंश माना जाता है। बिंबिसार द्वारा इस राजवंश की स्थापना की गई थी। 544 ईसा पूर्व में उन्होंने राजगीर नाम के शहर को स्थापित किया और इसके आसपास के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया।
इस प्रकार राजगृह मगध की प्रथम राजधानी बनी थी। इसके साथ ही भारत के इतिहास का बिंबिसार वह पहला राजा था जिसने विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य विस्तार का मार्ग चुना था। बिंबिसार को सेनिया नाम से भी संबोधित किया जाता था क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी जिसमें बहुत सारे स्थायी सैनिक थे जो पूर्ण रूप से सेना के लिए ही काम करते थे। बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य भी रहते थे जिनका नाम जीवक था। जब गौतम बुद्ध की तबीयत खराब रहने लगी थी तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। राजा बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। लंबे समय तक शासन करने के बाद अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी संबोधित किया जाता था। वह एक आक्रमणकारी स्वभाव का राजा था, लेकिन वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखता था। उसने अंग प्रदेश को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासन काल में ही हुआ था, जिसके बाद अजातशत्रु द्वारा बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति या सभा का आयोजन कराया गया था। अजातशत्रु के अंतिम चरण में उसके पुत्र उदयन ने भी अजातशत्रु के कर्मों की तरह अपने पिता अर्थात अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। इन्हीं सब घटनाओं की वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उदयन के द्वारा गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम में एक शहर पाटलिपुत्र बसाया था जिसे उसने मगध की नई राजधानी बनाया था। हर्यक वंश के बाद मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग एक अमात्य अर्थात एक मंत्री के पद पर था और बाद में वह राजा की गद्दी प्राप्त कर लेता है। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक राजा की गद्दी पर बैठा। कालाशोक के शासनकाल में ही दूसरी बौद्ध संगीति या सभा का आयोजन कराया गया था। शिशुनाग वंश के बाद मगध साम्राज्य में नंद वंश की स्थापना हुई। इस वंश में 10 राजा हुए। महापद्मानंद नंद वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था जो नाई जाति से आता था। उसको बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा के रूप में देखा जाता था। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा में एकराट नामक उपाधि धारण की थी। उन्होंने कलिंग पर आक्रमण करके उसे जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। महापद्मानंद जैन धर्म का अनुयायी था। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। उसे एक क्रूर और लालची राजा के रूप में देखा जाता था। उसकी प्रशासन व्यवस्था बहुत ही क्रूर और कठोर थी, जिस कारण उसकी प्रजा इससे काफी दुखी रहती थी। इसके शासन काल के समय भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, जो कि एक यूनानी शासक था। उसी समय धनानंद के दरबार में आचार्य चाणक्य ने पहुंचकर यूनानियों के विदेशी हमलों से भारत की रक्षा करने के लिए धनानंद से आग्रह किया था। धनानंद द्वारा उसी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान किया गया था, जिसके बाद वे वहां से चले जाते हैं। वह एक चरवाहे से युवा चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लेते हैं और मगध के भावी सम्राट बनाने के लिए तैयार करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पाटलिपुत्र को घेर कर धनानंद पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर मौर्य वंश की नींव रख मगध के पहले सम्राट बनते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो या आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे चैनल हिस्ट्री डिकोड को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।